नमस्कार दोस्तों, आप सबका विजय एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं डी.आर. सारण, व्याख्याता हिंदी, आप सबके साथ वर्ण विचार को लेकर चर्चा कर रहा था। आज हमारी जो कक्षा है वो वर्ण विचार को लेकर चौथी कक्षा है। इससे पूर्व 3 कालांश हो चुके हैं। पहली जो कालांश था उसमें हमने वर्ण की सामान्य जानकारी के बारे में बात की थी। दूसरी जो कक्षा थी उसको हमने स्पेशली स्वर के संबंध में बात की थी कि स्वर क्या है और स्वरों का वर्गीकरण की बात की थी। और तीसरी कक्षा में भी हमने स्वरों के वर्गीकरण और स्वर से जुड़ी अन्य तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने समेटने का प्रयास किया था। आज वर्ण विचार को लेकर ये चौथा कालांश है। बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल एक बात जानकारी के लिए और बताई कि वर्ण विचार को हम जब से पूरा कर लेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। मैंने जितनी बात बोर्ड पे लिखी है और जो बात मैं बोलता हूं उसको आप अच्छी तरह से समझें और कंठस्थ करें। मेरा दावा है कि परीक्षा में इसके बाहर कोई प्रश्न अगर वर्ण विचार से संबंधित आएगा तो नहीं आएगा। दूसरी बात, वर्ण विचार का उपयोग या इसका नॉलेज सिर्फ वर्ण संबंधी प्रश्नों के लिए नहीं है, अपितु संधि, उपसर्ग, वर्तनी शुद्धि सहित तमाम व्याकरण के ऐसे टॉपिक हैं जिनका आधार वर्ण विचार है। इसलिए इसको ठीक से समझने का प्रयास करें। मैंने कल भी कहा था कि जब मैं बात करता हूं तो ये एक तरफा वार्तालाप है। मैं कहता हूं और आप सुनते हैं। आपकी कोई निजी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसका समाधान कैसे किया जाए। मैंने कल भी आपको नंबर दिए थे। मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 99 82 29 78 08। इस नंबर को ठीक से नोट कर लें। करना क्या है, कॉल नहीं करें। यदि कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख कर भेज दें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं आज की कालांश की। स्वरों की बात पूरी हो गई। हम आज बात करेंगे व्यंजन के संबंध में। व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, इसके संबंध में सत्य और असत्य कथन संबंधी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हम लोग तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, हम लोग विश्लेषणात्मक बात कर रहे हैं, इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। व्यंजन क्या है? मैंने कल जब स्वर की बात कर रहा था पिछली कक्षा में, तब भी व्यंजन की आधी जानकारी तो हो गई थी। मुख्य अंतर क्या था, पहली बात सुनना इस बात को। क्या है? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो स्वर में क्या था? स्वर का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः उच्चारित हो जाते हैं। जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता जरूरी है। बगैर स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। मैंने उदाहरण भी देके बताया। मान लीजिए मैं इसको लिखूं, ये लिखा है, ये एक व्यंजन है, इसका उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। यदि इसका उच्चारण हम लोग करेंगे, आपको लगता होगा कि कर कैसे नहीं सकते, कर सकते हैं। यदि आप इसको क ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब आप ये उच्चारण कर रहे हैं, इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। और आप इसको ध्यान से बोलोगे और समझोगे तो इसको जब आप क ऐसा पढ़ते हैं तो पीछे ध्वनि किसकी आ रही है? अ की ध्वनि नहीं आए और हम लोग क का उच्चारण कर लें, ऐसा संभव नहीं है। इसका उच्चारण करें तो हम लोग कहते हैं का। कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है? आ का। तो कोई भी स्वर हो, उस स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। इस बात को ठीक से याद कर लेना। दूसरी बात, मैंने लिखा कि व्यंजन जो होते हैं वो परतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं पराधीन होते हैं। जबकि स्वर क्या थे? स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वाधीन होते हैं। स्वतंत्र और स्वाधीन और परतंत्र और पराधीन का अर्थ इस रूप में है। मैंने पिछली पंक्ति की बात की थी। स्वर स्वतंत्र वर्ण इसलिए हैं क्योंकि उनका उच्चारण अपने स्तर पर हो सकता है, उनको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि व्यंजन जो होते हैं वो अपने उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता के लिए मोहताज होते हैं। अर्थात बिना स्वर की सहायता व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम लोग परतंत्र या पराधीन वर्ण भी कहते हैं। अगली बात, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से उठने वाली हवा हमारे मुख से या नाक से बिना किसी
अवरोध के, बिना किसी बाधा या रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होता। जबकि व्यंजन का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख से सीधे बाहर निकलने की बजाय बीच में कहीं न कहीं रुकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवरोध। इसलिए व्यंजनों का उच्चारण अवरोध सहित होता है, या इसको सावरोध भी कह सकते हैं। सावरोध का संधि विच्छेद करें तो स धन अवरोध होता है, स उपसर्ग है, स का अर्थ होता है सहित। तो सावरोध कहें चाहे अवरोध सहित कहें, व्यंजन का उच्चारण करते समय मैंने एक क्रम लिखा, इस बात को ठीक से समझना। आगमन, व्यंजन के उच्चारण के चरण कौन कौन से हैं? आगमन, अवरोधन, स्फोट, और तब जाके क्या उच्चारित होती है, ध्वनि। व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने के लिए पहले तो फेफड़ों से वायु का आगमन होता है बाहर की ओर, फिर बीच में हवा में क्या मुखावयव में क्या होता है, बीच के भाग में हवा में अवरोध पैदा होता है, वायु कहीं ना कहीं रुकती है। फिर क्या होता है, जब रुकती है तो जीभ कहीं ना कहीं चिपकती है, जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है और वहां हवा रुकती है। फिर वहां से जीभ हटती है तो स्फोट होता है। स्फोट का मतलब वह एक झटका लगता है और उस झटके के साथ वायु जब बाहर निकलती है तो ध्वनि का उच्चारण होता है। मैं अगली बात महत्वपूर्ण बता रहा हूं, जब हम स्वर की बात करेंगे तो ये बीच का स्टेप गायब हो जाएगा, सीधा हवा आई बाहर चली गई। जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा बीच में कहीं ना कहीं रुकती है और झटके के साथ जब जीभ वहां से हटती है तब उच्चारण होता है। इसको हम लोग यूं समझ सकते हैं, मैं बोलता हूं कि च, क्या बोला, च च, आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीभ जो है वो कहीं ना कहीं चिपक रही है और हवा कहीं ना कहीं रुक रही है। जबकि मैं बोलूं आ में न तो कहीं जीभ चिपकी और न ही उसमें कहीं ऐसा महसूस हुआ कि भाई हवा कहीं रुक रही है। मैं बोलता हूं प, आप होठों को अगर चिपकने नहीं दें और हम लोग चाहते हैं कि प का उच्चारण हो जाए, संभव नहीं है। जब होठ बंद हुए तो हवा क्या हुई, रुकी, होठ खुले तो हवा बाहर निकली और व्यंजन का उच्चारण हुआ। तो सीधी सी बात, व्यंजन का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हवा में अवरोध उत्पन्न होता है, जबकि स्वरों में कोई अवरोध नहीं होता। स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जबकि स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। सबसे बड़ी बात, स्फोट या झटका या विस्फोट कह सकते हैं, ये किस में होता है, व्यंजन में होता है। स्वर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने स्वर के संबंध में पिछली कक्षा में ये सारी बात लिखी थी, तब भी व्यंजन की तुलना करके उनमें क्या क्या अंतर है, ये तमाम बातें हमने की थी। आज फिर उन्हीं बातों को मैंने दोहराया है। तो मैं समझता हूं आपके समझ में आया होगा कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के बारे में कौन कौन सी बातें होती है, इन सब बातों को ध्यान रखना। हम लोग चलते हैं अगली बात पे। यहां बहुत महत्वपूर्ण है, ये श्यामपट्ट पर जो लिखा हुआ है, मैं माफी चाहूंगा श्यामपट्ट कह रहा हूं, ये श्यामपट्ट नहीं है। आदत पड़ी हुई है स्कूल में श्यामपट्ट होता है क्योंकि वो काला बोर्ड होता है, ये काला बोर्ड नहीं है। इसको हम लोग सफेद श्वेत पट्ट कह सकते हैं, सफेद पट्ट कह सकते हैं, लेकिन एक जमाने में बोर्ड सारे काले ही होते थे, इसलिए आदत पड़ी हुई है। तो इस स्क्रीन पर आप लोग देखिए, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसको बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता है। स्वरों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे, यहां भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो कई दिक्कतें पैदा होगी, लेकिन जिस दिन हम लोग व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण कर लेंगे, लास्ट लाइन तक जाऊंगा, आपके मन में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बात को समझिएगा, मैंने क्या लिखा, हम लोग व्यंजनों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। मैं वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, इसके संबंध में पहले बहुत बात कर चुका हूं। आंकड़ों में फंसना नहीं चाहिए आपको, हम तथ्यों और विश्लेषण की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने 33 का आंकड़ा इसलिए लिखा कि संस्कृत से जो वर्ण यहाँ आए उनका आंकड़ा हम लोग जानते हैं कि 44 था, जिसको हम लोग 11 और 33 में बांटते हैं। ये बात याद रखनी है, 11 स्वर और 33 व्यंजन और कुल कितने हो गए, 44 वर्ण। मैं इस संदर्भ में यहाँ लिख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यंजनों की संख्या 33 ही है, क्योंकि आगे हम लोग जब बात करेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि 33 के अलावा भी बहुत सारे व्यंजन हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरा लिखा हुआ और मेरे द्वारा बोला हुआ, इन दोनों बातों को आप साथ मिलाओगे तब पूरा सारांश निकलेगा। केवल लिखी गई बात, केवल कही गई बात से आपके दिमाग में कई कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैंने इसका आंकड़ा 33 लिखा है, इसको मैंने 4 भागों में बांटा है।
हम लोग जब पुराना वर्गीकरण पढ़ते हैं तब मैं याद करता हूं, आपने पता नहीं कौन से उम्र में क्या पढ़ा। हम जब पढ़ते थे तो हमारी वर्णमाला शुरू जो होती थी वो वर्णमाला मुझे याद है अ से शुरू होती थी और लास्ट जो वर्ण होता था ना वो ज्ञ होता था। अ से लेकर ज्ञ तक हमारे दौर में ये वर्णमाला हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब कंपटीशन की दुनिया में आए, जब परीक्षाएं दी, अनुभव हुआ, तब पता लगा कि वर्णमाला इतनी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वो सारी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। खैर, हम लोग स्वरों की बात नहीं कर रहे, व्यंजनों की बात कर रहे हैं। और व्यंजनों की बात जब हम करते हैं तो व्यंजन क से शुरू होते थे और ज्ञ पे पूरे होते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक की बात कर रहा हूं मैं। तो इस आधार पर हम लोग व्यंजनों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। लेकिन मूलतः व्यंजनों के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग कौन से? नंबर 1 वर्गीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन? वर्गीय। दूसरा कौन सा है? अंतस्थ। और तीसरा कौन सा है? ऊष्म। मैंने 3 भी लिखे हैं और मैं 4 की भी बात कर रहा हूं। तो कितने प्रकार हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितने हैं, जितनी चीजें हैं वो सारी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो एक तो है वर्गीय व्यंजन, एक है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण जिसको कहते हैं। संयुक्त वर्ण की बात मैं अलग से करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो। लेकिन फिलहाल हम लोग तीनों की बात करते हैं। हम जिन 33 व्यंजनों की बात कर रहे हैं, मैंने इनको 3 भागों में बांटा है। संयुक्त व्यंजन मैंने लिखा जरूर है, लेकिन वो 33 में शामिल नहीं है। तो 33 में शामिल कौन कौन से है? मैंने यहाँ क्या लिखा है? 25। यहाँ कितने लिखे हैं? 4। 25 और 4 कितने हुए? 29। 29 और 4 कितने हुए? 33। तो 33 जो व्यंजन लिखे हैं उनका वर्गीकरण मैंने 3 भागों में किया है। नंबर 1 वर्गीय व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। मैं तीनों की बात पहले करूंगा। एक बात याद रखना, यहां पर मैंने 4 नाम लिखे हैं: स्पर्श, स्पर्शी, वर्गीय या स्पृष्ट। ये 4 शब्द मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये चारों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो फिर 4 लिखने की आवश्यकता क्या है? परीक्षा में, पेपर में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हो सकता है। इसलिए वर्गीय कहें, स्पर्श कहें, स्पर्शी कहें, चाहे स्पर्श कहें या फिर स्पृष्ट कहें, कुछ भी कह दें हम लोग, वो सारा मायना एक ही है। और उसमें कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं। अंतस्थ जिसकी बात करते हैं, कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। उसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। मैं 33 व्यंजनों के वर्गीकरण की बात कर रहा हूं। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। मैं इधर हो जाता हूं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। स्पर्श व्यंजनों की जब हम लोग बात करते हैं, वर्गीय व्यंजनों की बात करते हैं, वर्ग शब्द सुनते ही आपके समझ में आना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ध्यान दीजिए इधर, मैंने पहले जो अक्षर लिखे हैं ये अपने अपने परिवार के मुखिया है। वर्ग को आप लोग परिवार भी कह सकते हैं। इन 25 व्यंजनों को 5 परिवारों में और 5 वर्गों में बांटा गया। उनका पहला जो अक्षर है, पहला जो वर्ण है, व्यंजन है, वो उसके परिवार का मुखिया माना जाता है। इसलिए उसके नाम से उस वर्ग को जानते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहाँ कुछ सूक्ष्म बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। हो सकता है मैंने पिछली कक्षा में उनका जिक्र किया हो, इसलिए ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन संक्षेप में सारी बातों को बताता चलूंगा, ध्यान रखिएगा। एक तो इनका उच्चारण आप ठीक से सीख लो। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बहुत विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं और विस्तृत रूप से सीख रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं है कि मैं एलडीसी के लिए पढ़ रहा हूं, मैं या किसी विशेष भर्ती के लिए पढ़ रहा हूं। ये ऐसी बातें हैं, जब तक आप पढ़ोगे तब तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इसके अलावा कोई बात आ जाए। जब वर्ण विचार की बात आएगी तो इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। इसलिए आप इस ज्ञान को आप लोग स्थायी रूप से अपने दिमाग में एक्सेप्ट करिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं उच्चारण कर रहा हूं इनका क, ख, ग, घ। एक तो इसका उच्चारण ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूं, इसका उच्चारण बहुत सारे लोग आज भी ड़ करते हैं। क्या करते हैं? ड़। हम भी ड़ ही करते थे, छोटे थे तो स्कूल में यही बताया गया कि क, ख, ग, घ, ड़। लेकिन बाद में समझ में आया, तब ये ध्यान लगा कि इसका उच्चारण ड़ नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं इसका उच्चारण क्या है? ङ है। क्या है? ङ। इसका उच्चारण का अभ्यास करिएगा। हिंदी को शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में लिखना जिसको आता है उसकी वर्तनी गलत नहीं होती। उसको व्याकरण के नियमों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याकरण की उपयोगिता क्या है?
व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना, उच्चारण करना, यही तो सिखाती है। और वो जब हमें आता है तो नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो क ख ग घ ये क्या है, ङ है। और दूसरी बात ध्यान रखना है, इसमें बिंदु कहाँ होता है, पीछे होता है। ये अच्छी तरह बात रखनी है, बिंदु पीछे होता है और उच्चारण क्या होता है, ङ होता है। यहां देखिए च छ ज झ य, यहां तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां बात करते हैं ट ठ ड ढ ण, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। त थ द ध न, कोई दिक्कत नहीं। प फ ब भ और म, इन बाकी वालों के उच्चारण में कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़ा यहां ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है च, ये तालव्य है, तालव्य तो वो भी है लेकिन फिर भी फर्क है। च, और इसको पढ़ना है छ। हम पढ़ते हैं चरखा, चरखा तो ये लगेगा। हम पढ़ते हैं छतरी, चरखा छतरी, च छ, उच्चारण हमारा ठीक रहे, ये मेरा उद्देश्य है। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बड़ी बातें आप बहुत जानते हैं। तो यहां एक बात करना, मैं बाकी सबका उच्चारण हो गया। मैंने दो अक्षर ऐसे हैं जो वर्ण जो कोष्टक में लिखे हैं, इन पर गौर करिएगा। आप लोग सामान्यतः बोलते हैं तो इसको यहां बोल देते हैं। ध्यान देना, तीन चीजें हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को मैं पहले ही बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, सुनिएगा बात को। ये तो है ड, ये ट वर्ग का अक्षर है ड, इसके उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है, ड है। क्या है, ड। यहां अगर बात करेंगे ये पीछे बिंदी वाला, ये क वर्ग का पांचवा वर्ण है और इसको क्या कहते हैं, ङ, क्या कहते हैं, ङ। और ये जो है ना, ये ड है, मैंने पहले ही बताया था कि ये हिंदी के नए व्यंजनों में आता है, हिंदी का नया वर्ण है जो संस्कृत से नहीं आया, बाद में हमने हिंदी ने खुद गढ़ा है, हमने खुद इसका प्रयोग किया है, खुद ने ही इसको बनाया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और इसका उच्चारण क्या है, ड है। अब मैंने इसको ट वर्ग वाली लाइन में क्यों लिखा, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से ये स्किन के साथ ही शामिल होता है, इसलिए ड के बाद मैंने क्या लिखा है, ड लिखा है। इस हिसाब से देखें ना तो ट वर्ग में कितने वर्ण हो गए मालूम है, 7 हो गए। बाकी वाला में तो 5 5 है, और 5 पंजे 25 और 25 मैंने लिखा है, क च ट त प, 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, 5 × 5 25 पूरे हो गए। लेकिन मैंने 2 जो एक्स्ट्रा लिखे हैं। लेकिन आपको कोई पूछे कि ट वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं तो आपको 5 ही लिखने हैं, 7 नहीं लिखने। लेकिन ये बात जानकारी में रखनी है कि जब उच्चारण की दृष्टि से इनको किसी परिवार के साथ सेट करेंगे, जब बात करेंगे तो ये कौन से वर्ग में आएंगे, ट वर्ग में आएंगे। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और मैंने एक चीज बता दी पहले भी, इसको भी देख लो। चलो ये 2 हो गए, एक तो ढ और एक हो गया ढ। एक में बिंदु है और एक में बिंदु नीचे नहीं है, इसलिए मैं दोनों का अंतर 2 उदाहरण देके बात समझा दूंगा, बात पूरी समझ लेना। एक तो बात ये होती है कि नीचे बिंदु वाले जो 2 अक्षर हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं ढ और इसको पढ़ते हैं ढ, इनका उच्चारण समझ लेना। ये है ढ और ये है ढ, ढ ढ। फर्क यही है कि नीचे बिंदु वाले दोनों जो होते हैं, मेरी बात सुनना, ये जो अक्षर है इसको हम लोग ङ पढ़ते हैं। बच्चे जब वर्णमाला बोलते हैं तो ङ खाली पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ङ से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता, इससे भी कोई शब्द शुरू नहीं होता और इससे भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। 1 2 3, ये 3 ऐसे वर्ण हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में या शुरुआत में नहीं आते। इसलिए यदि इनसे कोई शब्द शुरू होता है और अगर आप वहां बिंदु लगाते हैं तो शब्द आपका गलत है। 2 उदाहरण दे रहा हूं, बात को समझना, इसका समझ लेना। एक तो मान लीजिए मैंने लिखा, इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है, ये इसको आप लोग पढ़िए और एक इसको पढ़िए। पहले भी शायद इसकी चर्चा कहीं हुई है, फिर भी आप लोग सुन लीजिएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं ढोलक, क्या पढ़ते हैं, ढोलक। और इसको पढ़ते हैं पढ़ाई, ढोलक पढ़ाई, दोनों का उच्चारण का फर्क है, ढ ढ ढ ढ। तो यहां पर तो मैंने बिंदु लगाया नहीं क्योंकि ये शुरुआत में आ रहा है तो बिंदु लगाना नहीं है, और यहां बिंदु लगाया क्यों, क्योंकि बीच में आ गया। अब अगर इसका उल्टा कर दूं, मान लीजिए मैं उल्टा कैसे कर दूं, यदि मान लीजिए यहां बिंदु लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां से अगर बिंदु हटा दूं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरा मतलब यहां बिंदु लगने से शब्द गलत हो जाएगा और यहां बिंदु हटाने से गलत हो जाएगा। तो बिंदु का बहुत फर्क पड़ता है। मैं बिंदु पर विस्तृत चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान रखना बात का इसका। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एक बिंदु से किसी भी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो सकती
है, पढ़ाई लिखा हुआ है, बिंदु नहीं लिखा हुआ है, शब्द गलत है। ढोलक लिखा हुआ है, ढक्कन लिखा हुआ है, अगर बिंदु लगाया हुआ है तो क्या है, गलत है। दो बातें। ड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, मैंने बहुत बार बात कर ली, ये ड़ बीच में आ सकता है कभी भी, जैसे ल, ड़, का। हम लोग लड़का लिखते हैं तो बिंदु कहाँ लगाना है, नीचे, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, ड़ है, और ड़ के उच्चारण में बिंदी कहाँ आती है, नीचे आती है। यदि इसको आप लोग इस प्रकार लिखें, ये इस प्रकार लिख दें आप लोग, तो इसका उच्चारण लड़का नहीं है और ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है दोस्तों। बस इतनी बात वर्णमाला के संबंध में, इतनी बात मैंने इधर कर ली। अब आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, अगली बात पे आ रहा हूं मैं। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो है कितने हैं, 25 हैं। कितने वर्गों में बंटे हुए हैं, 5 वर्गों में, क च ट त प, और 2 वर्ग में 2 वर्ण मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, ड़ और ढ। इनके उच्चारण और इनके प्रयोग संबंधी बात कर ली। कौन से वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। ट वर्ग में वर्ण तो 7 हो गए, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे कि ट वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो 7 नहीं लिखने, 5 ही लिखने हैं। अगली बात आती है अंतहस्थ की। अंतहस्थ शब्द से अर्थ होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो बिल्कुल बीच में ही रह जाती है, पूरी तरह बाहर नहीं निकलती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी हवा बाहर नहीं आती, आती है। जब मुंह खुलेगा तो हवा तो बाहर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी जिस तरह अन्य व्यंजनों का उच्चारण में आता है वैसा यहां पर नहीं होता, इसलिए इनको अंतहस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतहस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। सीधी सी बात है, गिनती याद रखना। वर्गीय और स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, य, र, ल, व। और ऊष्म कितने हैं, 4, स, श, स, ह। इनका उच्चारण थोड़ा कठिन है, फिर भी बता देता हूं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हम लोग वर्गीकरण जब की बात करेंगे तब मैं इसका पूरा बात आपको बताऊंगा। एक बार आप इस बात को सुन लीजिए कि ये 4 व्यंजन क्या है, ऊष्म है, ये 4 क्या है, अंतस्थ है, ये 25 क्या है, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन है। 25, 4, 29 और 4, 33 का वर्गीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। अब एक तो मैं ये बिंदु की जो बात कर रहा हूं, थोड़ा इसको भी बता देना चाहूंगा कि बिंदु जो लगता है ना वर्णों में, वो 4 प्रकार से लग सकता है, ध्यान देना। ये मान लीजिए एक लाइन है, ये मान लीजिए कोई वर्ण है, कोई भी व्यंजन है, कोई भी, ठीक है, उसके बिंदु 4 जगह लग सकते हैं। एक तो बिंदु कहां लग सकता है, ऊपर लग सकता है। इस बात पर गौर करिएगा, ये बात किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी आपको। किसी भी वर्ण के में बिंदु 4 जगह लग सकते हैं, या तो ऊपर लग सकता है, या पीछे लग सकता है, या नीचे लग सकता है, और या इस साइड में लग सकता है। इस बात को ध्यान रखना, यह व्यवहारिक बात है। ऊपर जो वर्ण लगता है ना, वो क्या होता है, अनुस्वार होता है, या नासिक के होता है, उसकी जगह हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगता है वो क्या होता है, अनुस्वार के रूप में लगता है। पीछे जो बिंदु लगता है ना, ऐसा किसमें लगा मालूम है आपको, ये ड बनाया, सॉरी ng बनाया, ng। ये ng जो है नासिक के, क वर्ग का जो अंतिम 5वां वर्ण है ng, नासिक के, उसमें बिंदु कहां लगता है, पीछे लगता है। और इस प्रकार का ये एकमात्र वर्ण है और कोई वर्ण नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये नासिक्य है। ये वैसे हालांकि अनुस्वार भी नासिक्य ही होता है, नासिक्य की जगह हम लोग अनुस्वार का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन ng जो है उसमें पीछे बिंदु का प्रयोग होता है। एक नीचे है, ये आपने देखा किसमें, ड़ में आ रहा था, ड़ में, और किसमें आ रहा है, ढ में। ये दोनों में नीचे बिंदु और प्रयोग हो रहा है। और ये जो बिंदु आता है इधर, इसको हम लोग कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं भैया, नुक्ता। 4 हो गए। ऊपर जो बिंदु है वो अनुस्वार के रूप में है, पीछे बिंदु जो है वो क वर्ग के आप अंतिम जो अक्षर है, नासिक के वर्ण है ng, उसके रूप में प्रयोग होता है। और नीचे जो बिंदु है वो ड और ढ, इन 2 व्यंजनों में प्रयोग होता है। और इस साइड में जो बिंदु लगता है वो नुक्ता है। और नुक्ता का प्रयोग किस में होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अरबी और फारसी के जो शब्द, अरबी और फारसी के जो शब्द हैं उनमें ये नुक्ता का प्रयोग होता है। नुक्ता का प्रयोग कितने अक्षरों में होता है, 5 अक्षरों में होता है। कौन कौन से, क, ख, क, ख, ग, ज और फ। ध्यान देना, क, ख, ग, ज, फ, ये हिंदी के मूल वर्णों में भी हैं, लेकिन दोबारा भी आते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये 5 जो है वो गृहीत व्यंजन है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, गृहीत व्यंजन है। कहां से ग्रहण किए गए हैं,
अरबी फारसी से ग्रहण किए गए हैं। इन पांचों में क्या लगता है? नुक्ता लगता है। हिंदी में विदेशी शब्दों का जितना भंडार है उनमें अरबी फारसी के जितने भी शब्द हैं उनमें क ख ग ज फ जब भी लिखा जाएगा तो नुक्ता का प्रयोग होगा। तो बिंदु का प्रयोग 4 रूपों में हो सकता है। ये एक बेसिक और सामान्य जानकारी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बात करता हूं अगली, ये मिटा रहा हूं मैं, इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें इसको। अगली बात को सुनिएगा। तो वर्गीय, अंतःस्थ, उष्म की बात पूरी हो गई। अगला है संयुक्त। कैसा व्यंजन है? संयुक्त। संयुक्त की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं संयुक्त है वो 33 व्यंजनों में शामिल नहीं है। और पहली बात तो इनको व्यंजन माना ही नहीं जाता। संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं इसका मैं कारण बता रहा हूं। क्यों? इनका विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो होता है ना, जैसे मैं एक तो आप याद क्या रखना है, 4 हैं। कितने हैं? संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। परीक्षा में कोई प्रश्न पूछ ले कि संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। मैं बताऊंगा 4 से अलावा भी है, लेकिन गिनती में 4 ही माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, सारी बात करेंगे। पहला है क्ष। उच्चारण ठीक से सीखना है इसका। इसका उच्चारण क्या है? क्ष। अक्ष नहीं है, क्ष। क्ष, क आधा है और स है, क्ष। इसको क्या पढ़ते हैं? त्र। यह बहुत जटिल बात है। इसका उच्चारण होता है ज। क्या होता है? ज। क्यों होता है वो भी बात करेंगे। और इसका उच्चारण है स्र। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। एक तो इनका विश्लेषण याद रखना है कि ये संयुक्त वर्ण है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसमें 2 तो व्यंजन और 1 स्वर। ध्यान देना, जितने भी संयुक्त वर्णों की मैं बात कर रहा हूं, संयुक्त अक्षरों की बात कर रहा हूं, तो जिन 4 की बात कर रहा हूं उनमें क्या होता है? 2 व्यंजन होते हैं और 1 क्या होता है? स्वर। आप इनका विश्लेषण देखिए। क हलंत, स हलंत और अ। कितने हुए? 3 हुए। 3 में से 2 क्या है? क और स व्यंजन है और अ क्या है? स्वर है। संयुक्त व्यंजन जितने भी हैं वो जो बनता है तो उसके कुल मिला के जितने पूर्ण विभाजन करें तो 3 खंड हो जाते हैं, जिसमें शुरुआत के 2 खंड क्या होते हैं? 2 व्यंजन होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्वर रहित होते हैं, आद्य होते हैं। हलंत का मतलब भी होता है कि जब किसी वर्ण को आधा लिखना हो। आद्य का मतलब क्या होता है? स्वर रहित, उसमें कोई स्वर नहीं है, तब हलंत लगाते हैं। तो क हलंत धन स हलंत धन अ, 3 हो गए। या इसको मिलाकर के अगर हम लिखें तो इसकी जगह पूरा स भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। त्र की बात करें, आधा त, आधा र और अ, और चाहे तो इसको पूरा हम लोग र पूरा भी लिख सकते हैं, त्र। और फिर इसकी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बात को। इसका विश्लेषण बहुत बार गलत करते हैं क्योंकि इसका उच्चारण ही हम लोग गलत करते हैं। हम इसका उच्चारण करते हैं ज्ञान। क्या करते हैं? ज्ञान। और ज्ञान को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इस बात को याद रखना। ज्ञान, ज्ञान क्या लिखते हैं? ज्ञान। ये ज्ञान भी आपको कहीं लिखा मिल सकता है। कबीर वगैरह जो भक्ति काल में बहुत सारे साहित्यकार हुए, उन्होंने जब ये बातें लिखी तो उन्होंने ज्ञान को कई जगह वैसा नहीं लिख करके इस रूप में भी लिखा है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब वर्तनी की शुद्धता की दृष्टि से बात जब करेंगे हम लोग तो इसको इसको प्रकार लिखेंगे। तो ज्ञान का विश्लेषण ग और य नहीं है, ग और य नहीं है, क्या है? ज और क्या है? य। ज और य। इसलिए वर्गीकरण के अनुसार क्या पढ़ना चाहिए इसको? जान। तो इस शब्द को क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये शब्द लिखा है मान लीजिए, इसको हम लोग व्यवहारिक रूप में तो क्या पढ़ते हैं? विज्ञान। मैं भी ज्ञ बोल रहा हूं, क्यों? व्यवहारिक रूप में हम लोग ज्ञ ही बोलते हैं। लेकिन जब बात शुद्धता की आएगी, बात जब तार्किकता की आएगी, तब इसको क्या बोलना चाहिए? विज्ञान। विज्ञान, वैज्ञानिक, ज्ञान, अज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ, वैसे बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, आप उच्चारण भले अगर आप इसको ठीक से नहीं कर पा रहे तो वैसे कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि बोलचाल में मैं भी वैसा ही करता हूं। लेकिन जब बात वहां तर्क और विश्लेषण की आएगी तो इसको ज उच्चारण करना चाहिए, ज। विज्ञान, विज्ञान। समझ में आ रही बात? और अगला है स्र। इसमें क्या है? आधा स और र धन अ। इसको चाहे तो आप लोग र पूरा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी आप लोग पूरा कर सकते हो। यानी सेकंड जो व्यंजन है वो हलंत हटा के हटा देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा उसके साथ में जुड़ जाती है। तो ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। अब नीचे मैंने कुछ और अक्षर लिखे हैं, इनको ध्यान देना। ये भी आपको लगता है कि संयुक्त है, क्यों? मैंने कहा संयुक्त अक्षर में क्या होता है? 2 व्यंजन होते हैं और 1 क्या होता है? स्वर होता है। तो इसकी बात करता हूं, देखिए आप, ये लिखा है मैंने, क्या लिखा है? ये द लिखा है और नीचे क्या लिखा है? व लिखा है। इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? आधा द, आधा व
और क्या हो जाएगा अ, आधा द आधा व और अ। अब आपको लगता है कि ये बात तो इसमें भी थी और ये बात इसमें भी थी, तो फिर मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं कि संयुक्त अक्षर 4 ही हैं? इनमें भी तो हो रहा है ऐसा, 3 भाग हो गए, 2 व्यंजन और एक क्या हो गया, स्वर हो गया। तो इसको भी मुझे क्या कहना चाहिए, संयुक्त अक्षर कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ऐसे करेंगे ना तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, 4 नहीं 10 15 20 तक भी पहुंच सकती है। मैंने कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन इससे अधिक हो सकती है। अब इनकी कारण क्या, इसका अंतर समझना इस बात को। एक तो पहली बात तो यह है कि ये जो अक्षर जो है ना, इनको हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं, लेकिन उनको 2 तरह से लिख नहीं सकते। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लिख दिया, मान लीजिए एक शब्द है विद्वान, समझना, विद्वान, विद्वान को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन एक उदाहरण लिखता हूं, मान लीजिए कक्षा, क्या हम लोग कक्षा को इस प्रकार लिखते हैं? क्या नहीं लिखते। ये सही है और ये गलत है। अब विद्वान को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? कक्षा को हम लोग इस प्रकार ही लिखेंगे, इस प्रकार नहीं लिख सकते। जबकि विद्वान जो है इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? ये द और वह अलग अलग कर दो, ये द हलंत कर दिया, और ये व और पीछे आ की मात्रा है तो वाह लगा दो, विद्वान। अब मेरी बात सुनना इधर, विद्वान ये भी सही है और विद्वान ये भी सही है, जबकि कक्षा ये सही है और ये कक्षा क्या है, गलत है। ऐसा हम लोग कभी नहीं लिखते। तो ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 अक्षर हैं, इनमें और इनमें फर्क ये है कि इनको 2 तरह से लिखा जा सकता है। हम लोग विद्यालय को लिखते हैं, इस बात को ध्यान देना। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ये वास्तव में इस प्रकार नहीं है, इसको देखना आप लोग कैसे लिखते हैं। ये द के साथ क्या मिला हुआ है, य मिला हुआ है, तो क्या है, ये द आधा और नीचे य, बात समझना इसको, ये द और ये क्या है, य। लेकिन इसको हम लोग सुविधा की दृष्टि से आराम से यूं कर देते हैं, कोई बात नहीं, कर दो। तो विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय, हम लोग विद्यालय को ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं। तो द हलंत करके और या को अलग लिख दें, विद्यालय लिख दें। ये विद्यालय भी सही है और ये विद्यालय भी सही है। कई लोग इसको विद्यालय बोल देते हैं, विद्यालय, मेरे विद्यालय में, विद्यालय नहीं है, विद्यालय। क्या है इसमें, क्या क्या मिला हुआ है, द हलंत और य, विद्या, विद्या, विद्यालय, विद्यालय, ऐसा बोलते हैं इसको हम लोग। तो इन सारों को देखिए दोनों, इसमें द के साथ क्या मिला हुआ है, ध मिला हुआ है, द के साथ क्या मिला हुआ है, ध। यहां क्या मिला हुआ है, द के साथ र। यहां क्या मिला हुआ है, ह के साथ न। यहां क्या मिला हुआ है, अ के साथ र। इन 2 की मैं अलग बात करूंगा, इनको समझना। जैसे मैं लिखता हूं कि चिन्ह, चिन्ह, ये चिन्ह, चाहे इसको ऐसा लिख दो और या भले चिन्ह को कैसे लिख दो, ये ह लिख करके और यहां ना कर दें तो भी एक ही बात है। यहां 2 बातें ध्यान देनी है। जब 2 व्यंजन आपस में मिले हुए कहीं हैं तो ध्यान रखना, जो व्यंजन नीचे लिखा हुआ है वो पूरा है और जो ऊपर लिखा है वो क्या है, आधा है। अब दिखने में तो ये विद्वान लिखते हैं ना, आपको लगता है कि द तो पूरा दिख रहा है, आपको पूरा लिखा हुआ है द, देखिए इसको, ये द, और ये वह तो कितना सा लिखा हुआ है, इतना सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अक्षर, जो व्यंजन, जो वर्ण किसी वर्ण के नीचे लगता है वो हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, और जो पूरा दिख रहा है वो क्या होता है, आधा होता है। चाहे कोई भी आप लोग देख सकते हैं इसमें, या आधा है ना पूरा है, आधा है और र पूरा है, इन सब के अंदर वही स्थिति है, कोई भी देख लो। इसलिए नीचे लगने वाला वर्ण हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो अक्षर आधा है उसको पहले लिखो और बाद में उसके पीछे पूरा अक्षर लिखो। इस चिन्ह को लोग लिखने में कई लोग गलती क्या करते हैं, ऐसा मैंने कई बार लिखा देखा, वो न को आधा करके और ह लिख देते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, चिन्ह। कई लोग पढ़ते भी इसको यही है, क्या पढ़ते हैं, चिन्ह, लेकिन चिन्ह नहीं है, ये क्या है, चिन्ह। क्या है, चिन्ह। जैसे एक उदाहरण होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा एक शब्द है, कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्म आधा करके हा लिख देते हैं, गलत। क्या लिखना है इसमें, ह आधा है, ह आधा है और माँ पूरा है, ब्रह्मा ऐसे लिखना है। या इसको हम लोग साथ में मिला के लिखें अगर, तो मा, ब्रह्मा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, और ये है ना, ये दोनों री हैं, री और रा में बहुत फर्क है। ये हरी, जैसे हम लिखते हैं कि हृदय, तो यस लिखते हैं हृदय। ये श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे करते हैं। ये देखो, एक होता है श्र और एक होता है श्री, श्रृंगार
लिखते हैं श्रृंगार, एक लिखते हैं हम लोग श्री। अब श्री लिखेंगे जी र आएगा, श्रृंगार लिखेंगे क्या आएगा, री आएगा। कई लोग तो ऐसी गलती करते हैं लिखने में कि दोनों ही लगा देते हैं, ये र लिख दिया और ये री लगा दिया। ऐसा कोई वर्ण है ही नहीं जिसमें र भी आ जाए, जिसमें री भी आ जाए। तो इस बात को भी ठीक से आप लोग ध्यान रखोगे। ये तमाम बातें हैं, ये सारे भी संयुक्त वर्ण तो मान सकते हैं, लेकिन इनकी गिनती 4 में नहीं होती। इसका कारण इनको 2 रूपों में लिखा जा सकता है, जबकि उसको लिखने का एक तरीका एक ही है। और दूसरी बात यह है कि इनके लिए हमने जो ये लिपि चिन्ह बनाए ना, ये यूनिक हो गए। क्या हो गए? यूनिक। यूनिक कैसे हो गए? क्ष, क और स को मिला के ऐसा बनाया ना, तो उसको हम लोग इनके लिए एक अलग से लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिए गए। और जबकि इनके लिए कोई अलग से लिपि निर्धारित नहीं है। निर्धारित कहाँ है? द और द की बात कर, ये पढ़ा द और ये पढ़ा क्या? द। जबकि उसमें क और स बताओ कहीं दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है कहीं भी। ग की बात करें तो कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए उनके लिए 4 लिपि चिन्ह अलग से निर्धारित हो गए। इसलिए संयुक्त अक्षरों की संख्या की जब बात करेंगे तो 4 ही होगी, लेकिन जब पूरी विश्लेषणात्मक बात करेंगे तो इनको भी हम लोग एक अर्थ में संयुक्त मान सकते हैं। इनको किस प्रकार लिखना है, कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगली बात पे। और एक बात मैंने यहां और लिखी, शायद आप भूल गए होंगे, मैं पता ना भूल गया, कि आधुनिक दृष्टि से 16 मैंने लिखा है कि वर्गीय स्पर्शीय व्यंजन कितने हैं? 25। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक वर्गीकरण है वो ये कहता है कि वर्गीय और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 है। ये 16 कैसे हो गए? 25 की जगह 16 कितने कम हो गए? 9 कम हो गए। कम कैसे हो गए? मैं अगले पृष्ठ पे वर्गीकरण के दौरान ये पूरी बात करूंगा। 2 आंकड़े याद रखना है, 25 और 16। वर्गीय व्यंजनों की बात करें, स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो ये 16 क्यों हो गए? स्पर्श व्यंजनों की, स्पर्श की बात कर रहा हूं। वर्गीय में तो 25 मान सकते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजनों की बात करेंगे ना, तो एक आजकल का आधुनिक वर्गीकरण ये कहता है कि कितने हैं? 16 है। 16 क्यों है? अगले पृष्ठ पे देखते हैं। तो मैं समझता हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। यह आज की कक्षा की अंतिम स्क्रीन है, इसको ध्यान से देख लेना। मैंने क्या कर रहा है? व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्गीकरण किस आधार पर? उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर। जब इनका हम लोग उच्चारण करते हैं, मैं उच्चारण स्थान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उच्चारण स्थान अलग बात है, उसकी चर्चा मैं अगली कक्षा में करूंगा। मैं सिर्फ यह कर रहा हूं कि जब हम लोग इनका उच्चारण करते हैं तो हमें किस प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण बात कर रहा हूं। तो इसके आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से हो सकता है, ये बोर्ड पे देखी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए क्या है। पहला जो है, मैं एक तो इन तीनों को आप अलग बता रहा हूं, तीनों को नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को देखना आप लोग। मैंने क्या लिखा यहां? 16। यहां कितना है? 4। यह कितना है? 5। ये तीनों मिला के कितने हो गए बताओ आप? 16 और 4 20 और 5 कितने हो गए? 25। मैं जिन वर्गीय 25 व्यंजनों की बात कर रहा था दोस्तों, पिछले प्रश्न में मैंने वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 लिखी थी। उस 25 को यहां मैंने कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। वो मैंने 2 आंकड़े लिखे थे, एक 25 लिखा था और एक 16 लिखा था। तो वो बात आपकी यहां क्लियर होने वाली है। कैसे? एक है स्पर्श, एक है स्पर्श संघर्षी और एक है नासिक्य। बहुत आसान बात है, सुनना बात को। हमने तो वर्गीय व्यंजनों की बात की तो क से लेकर म तक सारे व्यंजनों को वर्गीय मान लिया, लेकिन जब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बात करेंगे तो सारे व्यंजनों को हम लोग स्पर्श नहीं कहेंगे। ये हमारा आधुनिक वर्गीकरण कहता है। परीक्षा में प्रश्न किस भाषा में लिखा हुआ है वो बात भी बहुत मायने रखती है। यदि पूछ ले कि वर्गीय व्यंजन कितने, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, मान लीजिए वहां 16 का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम लोग वो भी मान सकते हैं, वो अलग बात है। तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? सुनना बात को, 4 वर्गों की बात कर रहा हूं। आपको च वर्ग को छोड़ देना है। कौन से वर्ग को छोड़ दो दोस्तों? जब वर्गीय व्यंजन की बात कर रहे थे 5 वर्ग साथ में थे, लेकिन अब अलग बात कर रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो कौन से वर्ग को छोड़ना है? च वर्ग को छोड़ना है। शेष कौन से वर्ग बचे? क, ट, त और प। इन चारों वर्गों के प्रथम 4 वर्ण, ध्यान देना बात पे भैया, कितने वर्ण? 4 वर्ग। कौन कौन से? क, ट, त, प। और इन वर्गों के कितने अक्षर? प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर है, लेकिन 5वें अक्षर को छोड़ देना है। शुरुआत के 4 अक्षर, मतलब बोल सकते हैं क, ख, ग, घ। च वर्ग को छोड़ दो, ट, ठ, ड, ढ। और त वर्ग में त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ। तो 4 वर्ग और प्रत्येक के 4-4, 4 गुणा 4 कितने हो गए? 16। ये 16 अक्षर या 16 वर्ण क्या कहलाते हैं? 16 व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
ठीक है। अगली बात, एक है स्पर्श संघर्षी। एक नाम से भी समझ लो आप लोग, स्पर्श का मतलब होता है कि वहां जीभ जो होती है ना, वो मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। वैसे तो मैंने कहा कि वर्गीय व्यंजन सब में स्पर्श करती है, लेकिन इनमें स्पर्श और एक है स्पर्श संघर्षी। देखो, एक तो स्पर्श करना, स्पर्श, और एक स्पर्श यूं, स्पर्श और संघर्ष दो चीजें हो जाती है। और स्पर्श संघर्ष में कौन सा आता है? च वर्ग आता है। ये हिंदी की वर्णमाला का आधुनिक वर्गीकरण कहता है। तो स्पर्श में तो हो गए क ट त प वर्ग के प्रथम 4 अक्षर, और पीछे छोड़ा किसको था हमने? च वर्ग के। तो च वर्ग के जो 4 अक्षर हैं, च छ ज झ, ये चारों क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। याद रखना, स्पर्श में क ट त प वर्ग के प्रथम 4 अक्षर हैं, जबकि स्पर्श संघर्षी में च वर्ग के 4 प्रथम अक्षर हैं, च छ ज और झ। और एक चीज लिखी मैंने, नासिक्य। नासिक्य की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं और कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पांचों जो वर्ग हैं, पांचों वर्गों के जो अंतिम 5 अक्षर है, इनका हम लोग उच्चारण पहले भी कर चुके हैं। ङ, य, ण, न और म, ये जो पांचों वर्ण हैं, इनको नासिक्य कहते हैं। और इनके उपयोग, इनके उच्चारण में नाक का प्रयोग भी होता है। और ये जब स्वर रहित रूप में हम लोग लिखते हैं, तो हमने कल की कक्षा में बात की थी कि उसके लिए किसका प्रयोग हो जाता है? अनुस्वार। एक रूपता के लिए सुविधा अनुसार जब इनको स्वर रहित रूप में लिखना हो तो अनुस्वार का प्रयोग भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो 25 व्यंजन की बात कर रहे थे, 25 में जो 5 वर्ग थे, पांचों वर्गों के अंतिम जो 5 अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनको तुमने क्या मान लिया? नासिक्य। तो 5 कम हो गए, नासिक्य हम चले गए। फिर पीछे कितने रहे? 20 रहे। 20 में से ये 4 जो हैं च वर्ग के, च छ ज झ, इनको हमने क्या मान लिया? स्पर्श संघर्षी। और पीछे कितने बचे? 16। वो क्या है? स्पर्श। तो वर्गीय व्यंजन जो 25 थे, उनको 3 भागों में याद रखना है, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी और नासिक्य। नासिक्य में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पांचों अंतिम वर्ण है, वो याद है आपको। और दूसरी बात याद रखना, बाकी जो बचे क ट त प, ये आता है स्पर्श में, और च वर्ग किस में आता है? स्पर्श संघर्षी में। ये 3 बात ठीक हो गई। अगली बात है संघर्षी, जिसमें केवल क्या होता है? संघर्ष होता है, पूरी तरह स्पर्श नहीं होता। क्या होता है? संघर्ष होता है। दोस्तों, इस संघर्ष में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन से? जिनको हम लोग क्या कहते थे पता है? पिछले पेज पे मैंने लिखा था ऊष्म। क्या लिखा था भैया? ऊष्म। जो ऊष्म व्यंजन 4 थे ना, स, थ, स, ह, इन चारों को हम लोगों ने पहले ऊष्म कहा था। वही ऊष्म जो 4 व्यंजन है, वो क्या है? संघर्षी कहलाते हैं। अगली बात आती है संघर्षहीन, जिनमें कोई संघर्ष होता ही नहीं है, बिना संघर्ष के ही उनका उच्चारण हो जाता है, या इसके अलग अलग नाम जानते हैं। मैंने अंतस्थ भी लिखा था। अंतस्थ को मैंने पिछले बोर्ड पे भी लिखा था, पिछली स्क्रीन पे भी अंतस्थ था। अंतस्थ व्यंजन किसको कहा था हमने? य, र, ल, व, वो 4 थे। और यहां पर भी नाम आ रहा है, वहां हम लोगों ने 4 लिखे थे ऊष्म। तो ऊष्म जो थे वो तो क्या हो गए? संघर्षी। और जिनको हम लोग अंतस्थ कह रहे थे, वो क्या हो गए? संघर्षहीन। या इसके लिए एक शब्द और आता है, अर्धस्वर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अर्धस्वर का मतलब जो आद्य स्वर है। अब हम लोग, ये दिक्कत ये पैदा हो रही है कि जब बात व्यंजनों की कर रहे हैं तो स्वर की बात कहां से आ रही है? आधुनिक वैयाकरणों के अनुसार, आधुनिक विद्वानों के अनुसार जब इनका नवीन वर्गीकरण किया गया तो ये बातें निकल करके आ रही है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न है वो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार आएंगे। तो इसलिए अंतस्थ जो व्यंजन थे 4, य, र, ल और व, इनको हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं और इनको हम लोग संघर्षहीन भी कहते हैं। याद रखना बात को, संघर्षहीन, अंतस्थ और अर्धस्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व, ये 4 वर्ण आते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, मैंने इन 2 पे घेरा बना रखा है, य और व पर। इस बात को यूं समझ लेना कि जब मैं आगे जब बात करूंगा ना, तो र की बात आगे भी आएगी। देखो, ये र यहां लिखा हुआ है और एक मैंने र को यहां लिख रखा है, ल वहां लिखा हुआ है और ल को मैंने यहां भी लिखा है। इसका मतलब र और ल की बात आगे भी आएगी। इसलिए इन दोनों को सुनना, य और व, इनको वास्तव में क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। बातें डबल डबल हो रही है, लेकिन सारी बातें ध्यान रखनी है। अंतस्थ, अर्धस्वर, संघर्षहीन, तीनों को मैंने विकल्प के रूप में लिखा। इनका मतलब, तीनों का मतलब एक ही होता है। और अंतस्थ में य, र, ल, व आते हैं। इसका मतलब य, र, ल, व ही क्या है? अर्धस्वर है। य, र, ल, व ही क्या है? संघर्षहीन है। लेकिन वास्तविक बात जब आएगी, केवल अर्धस्वर की जब बात आ जाए, तो य, र, ल, व चारों को नहीं मानना। जब अंतस्थ की बात करेंगे तो चारों आएंगे, लेकिन पिछली बात की हमने। लेकिन यहां जब बात करेंगे शुद्ध रूप से, अगर ऐसा लिखा जाए ना कि शुद्ध रूप से कौन से वर्ण हैं जो अर्धस्वर कहलाते हैं, तो वो 2 ही हैं दोस्तों। कौन कौन से? य
और व, य व, य व, ये दोनों क्या है? अर्ध स्वर कहलाते हैं। लेकिन अंतस्थ की जब बात करते हैं तब लोग चारों की भी बात करते हैं। मैं फिर बार बार कहता हूं, परीक्षा में प्रश्न विकल्प और प्रश्न की भाषा पर निर्भर करता है। अगली बात है उत्क्षिप्त, या कहते हैं ताड़नजात, या कहते हैं द्विगुण। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। ताड़नजात का मतलब जीभ है ना, वो एक बार चिपक के यूं झटके से छूटती है वहां से। और द्विगुण का मतलब होता है वहां जीभ है ना, वो 2 बार टच करती है। च ऐसा बोलो ना तो एक बार ही करती है, प एक बार करती है, लेकिन इनके उच्चारण में 2 बार करती है। हम बोलेंगे ड ड ढ, ये 2 हैं, ड और ढ, ड ढ। इनमें आप अगर ध्यान से महसूस करोगे तो जीभ 2 बार स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विगुण। इनको बोलोगे ना ढ ढ, ऐसा लगता है कि जैसे आपके मुंह में कुछ था। आप मान लीजिए कोई चीज खा रहे थे, उसमें गुठली है, उस गुठली को जिस प्रकार आप मुंह से बाहर फेंकते हैं, इनका उच्चारण करोगे ना ढ ढ, तो ऐसा लगता है कि मुंह में कोई चीज है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं। तो इन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो इन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? जैसे वर्णों को हम लोग क्या कर रहे हैं? बोल नहीं रहे, फेंक रहे हैं। इसलिए उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुण, इसमें कितने व्यंजन हैं? ये 2 हैं, ड और ढ। बता चुका हूं, ट वर्ग में शामिल होते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से। अगली बात, मैंने र और ल को छोड़ा था यहां पर। मैंने कहा अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं तो य, र, ल, व चारों अंतस्थ हैं। अंतस्थ में हम लोग अर्ध स्वर या संघर्षहीन भी कहते हैं, लेकिन जब इनके अंदर से बात करते हैं तो र और ल को छोड़ दो, य और व ही शुद्ध रूप से अर्ध स्वर माने जाते हैं। ध्यान देना बात पे। और एक आता है प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित का मतलब जब इस वर्ण का उच्चारण करते समय कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। लुंठित का मतलब जीभ लड़खड़ाती है। लड़खड़ाना, कंपन करना, ये एक ही बात है। और इसमें एकमात्र वर्ण है, वो कौन सा है? र है। मैं पहले बता चुका हूं, किसी भी वर्गीकरण में जहां एक वर्ण आए, हम स्वरों के वर्गीकरण की बात कर रहे थे, मध्य स्वर कौन सा था? अ था। हम फिर बात कर रहे थे स्वरों की कि विवृत स्वर कौन सा था? आ था। तो जहां भी एक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, प्रकंपित और लुंठित में एकमात्र वर्ण कौन सा है? र। ठीक से याद रखना। और एक है पार्श्विक। पार्श्विक में भी एक है, और वो कौन सा है? ल। तो पार्श्विक किसको कहते हैं? मूल शब्द है इसमें, वो क्या है? पार्श्व। पार्श्व का अर्थ होता है बगल। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल। बगल मतलब अगल बगल, मेरे इधर अगल बगल, अगल बगल। हम लोग जब ल को बोलते हैं, आप ल को बोलना, आप र को बोलो पहले, र र र। आप र बोलोगे तो आप महसूस करना कि आपकी जीभ में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, इसलिए उसको प्रकंपित कहते हैं। और ल को बोलते हो ना, तो आपके जीभ के आगे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर मुड़ जाता है। ल आगे मुड़ता है ना, तो दोनों साइड से हवा निकलती है। जीभ का अगला हिस्सा ऊपर की ओर मुड़ता है और फिर दोनों साइड से हवा निकलती है। ल क्या हुआ? ल। हवा कहां निकल रही? दोनों बगल से निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। तो दोस्तों, यह है व्यंजनों का उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजन क्या है? व्यंजन कौन कौन से हैं? मोटे तौर पर हमने 4 भागों में बांटा। वर्गीय व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और संयुक्ताक्षर 4। संयुक्ताक्षरों 4 के अलावा बाकी वाली मैंने बात की, दोनों में अंतर भी बताया कि जब ज्यादा है तो 4 ही क्यों है, वो सारी बात भी आपको ठीक समझनी है। और जब संयुक्त अक्षर लिखते हैं तो ध्यान रखना, पहला जो अक्षर है जो वो आधा है और दूसरा वर्ण है वो क्या है? पूरा है। ये बात भी याद रखनी है। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम लोगों ने वर्गीय जो व्यंजन थे 25, उनको फिर 3 भागों में बांट दिया। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी और नासिक्य। नासिक्य में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 5 वर्गों के जो अंतिम 5 अक्षर, इनको पंचम अक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं, वो 5 नासिक्य हो गए। और च वर्ग है, वो च वर्ग के शुरुआत के 4 अक्षर स्पर्श संघर्षी और क ट त प, इन 4 वर्गों के शुरुआत के 4 जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श। इसके बाद संघर्षी। संघर्षी वही है जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। स स स ह, ये चारों ऊष्म भी इनको ही कहते हैं और संघर्षी भी इनको ही कहते हैं। एक है संघर्षहीन। संघर्षहीन उनको कहते हैं जो कौन से हैं? अंतस्थ है, या उनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। मोटे तौर पर अंतस्थ में य, र, ल, व चारों शामिल होते हैं, लेकिन
आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार केवल यह और वह दो ही ऐसे हैं जो क्या है, अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। तो र और ल कहां जाएंगे? र और ल को मैंने आगे लिखा है, र को प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, प्रकंपित लुंठित, और ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक। इसके अलावा दो बचते हैं, ड़ और ढ। जो नए वर्ण आए हुए हैं इनको हम लोग उत्क्षिप्त, ताड़नजात और या फिर क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? व्यंजनों का थोड़ा सा वर्गीकरण और बाकी है। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, इसके अलावा श्वास वायु के आधार पर, जिसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, और एक कंपन के आधार पर बांटते हैं हम लोग घोष और अघोष। तो तीन बातें हैं। कल हम लोग दोस्तों व्यंजन की जो बची हुई बात है, बाकी सारी बात है वो पूरी करेंगे, और कल की क्लास के साथ वर्ण विचार से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें कंप्लीट होगी। जो भी बातें बची हुई है वो कल के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।